हमाम की उस धुंध और तपिश के बाद देवराज अवनी को एक ऐसी जगह ले गया जहां शांति और विलासिता का संगम था। चैम्बर के फर्श पर मुलायम सफेद फर बिछा था और चारों तरफ ताजे मोगरे के फूलों की महक फैली थी। कमरे के एक हिस्से में जापानी शैली का एक नीचा फ्लोटिंग बेड था जो ऐसा लगता था जैसे हवा में तैर रहा हो। अवनी ने अब केवल एक सफेद पारदर्शी रेशमी किमोनो पहना था जो उसकी देह पर पानी की तरह फिसल रहा था। देवराज, यहाँ का सन्नाटा बहुत गहरा है। अवनी ने फर्श पर बैठते हुए अपनी गर्दन पीछे झुकाई। देवराज उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ। उसने अपनी उंगलियों से अवनी के किमोनो की रेशमी बेल्ट को धीरे से खींचा। सन्नाटा वहीं होता है अवनी जहां शब्द कम पड़ जाते हैं। आज मैं तुम्हारी खामोशी को अपनी उंगलियों से पढ़ना चाहता हूँ। उसने अवनी को धीरे से उस फर वाले फर्श पर लिटा दिया। देवराज ने पास रखे एक चांदी के पात्र से पिघला हुआ गुनगुना चंदन लिया और उसकी लकीरें अवनी के पेट और नाभि के चारों ओर खींचनी शुरू की। चंदन की ठंडक और देवराज की उंगलियों की गर्माहट ने अवनी के भीतर एक मीठी कसक पैदा कर दी। देवराज, तुम्हारी हर हरकत मुझे एक नए नशे में ले जा रही है। अवनी ने अपनी आंखें मूंद लीं। देवराज ने उसे धीरे से बिस्तर पर ले जाने के बजाय उसे फर्श पर बिछे उस सफेद फर के बीच ही अपनी आगोश में भर लिया। उसने अवनी के कंधों से किमोनो को पूरी तरह हटा दिया जिससे उसकी कोमलता उस सफेद फर्श पर और भी निखर उठी। देवराज का स्पर्श आज बहुत धीमा लेकिन बहुत ही गहरा था। वो अवनी के बदन के हर हिस्से को ऐसे चूम रहा था जैसे वो कोई कीमती इत्र हो। उनका मिलन उस सफेद फर्श पर फूलों की खुशबू और मोमबत्तियों की थरथराहट के बीच शुरू हुआ। मोगरे के फूल उनके जिस्मों के दबाव से कुचल रहे थे जिससे उनकी खुशबू और भी तीव्र होकर कमरे में फैल गई थी। अवनी की सिसकियां अब उस शांत कमरे में संगीत की तरह गूंज रही थीं। हर स्पर्श के साथ अवनी को लग रहा था जैसे वो पिघलकर उस फर्श का हिस्सा बन रही हो। जब वे उस चरम आनंद के बिंदु पर पहुंचे तो अवनी ने देवराज को पूरी ताकत से जकड़ लिया। उस शांत चैम्बर में केवल उनकी भारी सांसों का शोर था जो धीरे धीरे एक सुकून भरे सन्नाटे में बदल गया। ज़ेन चैम्बर के उस रूहानी सुकून के बाद देवराज के भीतर का रोमांच अब एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां जोखिम और ऊंचाई का एक अलग ही मेल हो। वो अवनी को पेंट हाउस की सबसे ऊपरी छत पर बने इन्फिनिटी पूल के किनारे ले गया जहां पानी और आसमान का मिलन होता था। रात के 2 बज रहे थे और शहर की लाइटें अब धीमी हो चुकी थीं। पूल का पानी गहरे नीले रंग की रोशनी में नहाया हुआ था। अवनी ने इस वक्त केवल देवराज की एक काली सिल्क की ड्रेसिंग गाउन पहनी थी जो उसके घुटनों तक ही आती थी। देवराज, यहाँ तो पानी और हवा दोनों ही बहुत ठंडे हैं। अवनी ने पूल के किनारे खड़े होकर शहर के विस्तार को देखते हुए कहा। देवराज ने बिना कुछ कहे अवनी को पीछे से अपनी बाहों में घेरा और उसके कान के पास फुसफुसाया। पानी ठंडा है अवनी, लेकिन हमारे भीतर जो लावा दहक रहा है उसे ठंडा करने के लिए ये भी कम पड़ेगा। उसने अवनी की गाउन की बेल्ट को खोलकर उसे फर्श पर गिरने दिया। ठंडी हवा अवनी के गीले बदन से टकराई तो वो कांप उठी। देवराज ने उसे धीरे से उठाकर पूल की उस कांच की दीवार एज पर बैठा दिया जिसके ठीक नीचे हजारों फीट गहरी खाई और शहर का नजारा था। अवनी का आधा शरीर पानी के भीतर था और आधा हवा में। देवराज, मुझे डर लग रहा है। अवनी ने उसके मजबूत कंधों को पकड़ लिया। मुझ पर भरोसा रखो, देवराज ने अवनी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा। उसने पास रखी एक बर्फ की बाल्टी से एक टुकड़ा उठाया और उसे अवनी के होठों पर रगड़ा। फिर उसी बर्फ को उसकी गर्दन से होते हुए उसके वक्ष के बीच से नीचे पानी में गिरा दिया। अवनी के मुंह से एक तीखी आह निकली। उस ठंडी बर्फ और देवराज के गर्म होठों के विरोधाभास ने उसे सुध बुध खोने पर मजबूर कर दिया। देवराज ने खुद को अवनी के करीब किया और पूल के उसी एज पर जहां से दुनिया खत्म होती दिख रही थी उनका मिलन शुरू हुआ। पानी की लहरें हर हरकत के साथ उछलकर बाहर गिर रही थीं। अवनी की सिसकियां ठंडी रात की हवा में घुल रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रही हो जहां सिर्फ देवराज का स्पर्श ही उसे जमीन से जोड़े हुए था। जब वे उस अंतिम शिखर पर पहुंचे तो अवनी ने अपनी आंखें आसमान के तारों की ओर खोल दीं और उसे लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर सिमट गया हो। वे दोनों काफी देर तक उसी पानी में एक दूसरे से लिपटे रहे जहां शहर का शोर खामोश था और सिर्फ उनकी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। इन्फिनिटी पूल की उस बर्फीली और उग्र रात के बाद देवराज अवनी को उस जगह ले गया जहां उसकी कल्पनाओं का सबसे बड़ा और साहसी रहस्य छिपा था, द डार्क वेलवेट स्टूडियो। ये पेंट हाउस का एक ऐसा कोना था जिसे देवराज ने केवल अपने सबसे निजी और गहन पलों के लिए आरक्षित रखा था। कमरे में कदम रखते ही अवनी को महसूस हुआ कि यहाँ की हवा ही कुछ अलग है। दीवारों पर फर्श से छत तक गहरे मरून रंग का मखमली पर्दा था। कमरे के बीचों बीच छत से एक सिल्क सस्पेंशन रॉब रेशमी झूला लटक रहा था और चारों तरफ बड़ी बड़ी मोमबत्तियां जल रही थीं जिनकी लौ धीमी हवा में नाच रही थी। अवनी ने इस रात कुछ भी नहीं पहना था, केवल उसके गले में एक काले मोतियों का हार था। उसकी नग्नता उस मरून मखमल के सामने किसी चमकती हुई प्रतिमा जैसी लग रही थी। देवराज, ये जगह, ये तो किसी सपने जैसा है, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत भारी है।
अवनी ने अपनी बाहें देवराज के गले में डालते हुए कहा। देवराज ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे धीरे से उस रेशमी झूले की ओर ले गया। अवनी, आज हम गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी को भी चुनौती देंगे। मैं चाहता हूं कि आज तुम न जमीन पर रहो न पानी में। आज तुम सिर्फ मेरे और हवा के बीच रहो। उसने अवनी को उस रेशमी झूले पर बिठाया और उसके दोनों हाथों को ऊपर की रेशमी डोरियों से बांध दिया। अवनी का शरीर अब हवा में झूल रहा था और उसका हर अंग देवराज की नजरों के सामने पूरी तरह उजागर था। देवराज ने मेज पर रखा एक मोर पंख उठाया और उसे अवनी के पैरों के तलवों से लेकर उसके कानों के पीछे तक फिराना शुरू किया। देवराज, यह गुदगुदी, यह तड़प मुझसे सहन नहीं हो रही। अवनी ने झूलते हुए अपनी देह को सिकोड़ा। देवराज ने अपनी शर्ट उतारकर फेंक दी। उसने अवनी के करीब आकर उसके बदन की खुशबू को महसूस किया। उसने पास रखे एक क्रिस्टल बाउल से शहद लिया और उसकी एक पतली धार अवनी के कंधे से होते हुए उसकी जांघों तक गिरा दी। फिर उसने अपनी जुबान से उस मिठास को धीरे धीरे समेटना शुरू किया। अवनी का पूरा शरीर एक अजीब से उन्माद में कांप रहा था। झूले की हर हरकत उसके भीतर एक नई बिजली दौड़ रही थी। देवराज ने अब अपनी पकड़ मजबूत की और अवनी के साथ उस हवा में लटकते हुए ही अपना मिलन शुरू किया। वह मिलन किसी आदिम नृत्य की तरह था। झूले की लय और देवराज के प्रहारों का तालमेल अवनी को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जा रहा था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कमरे की दीवारों पर उनकी परछाइयां किसी बड़े नाटकीय दृश्य की तरह दिख रही थीं। अवनी की सिसकियां उस रेशमी झूले की सरसराहट के साथ मिलकर एक मदहोश कर देने वाला शोर पैदा कर रही थीं। जैसे जैसे उनकी गति बढ़ी, अवनी को लगा जैसे वो आसमान से सीधे नीचे गिर रही है, लेकिन देवराज की बाहों ने उसे गिरने नहीं दिया। जब वे उस चरम विस्फोट तक पहुंचे तो अवनी के मुंह से निकली एक तीखी चीख मखमल के उन पर्दों में समा गई। देर तक वे दोनों उसी झूले पर एक दूसरे में लिपटे रहे, हवा में झूलते हुए, जैसे समय और दुनिया उनके लिए रुक गई हो। अवनी का सिर देवराज के सीने पर था और उसकी धड़कनें अब भी उस रोमांच की गवाही दे रही थीं। स्टूडियो के उस रेशमी और मखमली रोमांच के बाद देवराज अवनी को पेंट हाउस के उस हिस्से में ले गया जिसे उसने द ऑब्सीडियन बाथ का नाम दिया था। ये एक विशाल स्नानघर था जो पूरी तरह से काले कीमती पत्थरों से बना था, लेकिन इसकी खासियत इसका शावर चैम्बर था जो चारों तरफ से कांच का था और जिसमें ऊपर से गिरने वाली फुहारें किसी झरने की तरह महसूस होती थीं। देवराज ने कमरे की लाइटें बंद कर दीं और केवल कुछ सुगंधित मोमबत्तियां जला दीं। उसने अवनी को उस कांच के चैम्बर के भीतर ले जाकर शावर चालू कर दिया। पानी गर्म था और देखते ही देखते पूरा चैम्बर भाप से भर गया। देवराज, आज का दिन, आज की रात, क्या ये कभी खत्म नहीं होगी? अवनी ने अपने चेहरे पर गिरते पानी की बूंदों को महसूस करते हुए पूछा। उसके बाल पूरी तरह भीग चुके थे और उसके शरीर से चिपक गए थे। देवराज ने उसे पीछे से दीवार की ओर धकेला। काले पत्थर की ठंडी दीवार और गर्म पानी का स्पर्श, अवनी के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। देवराज ने पास रखे मिल्क एंड हनी सोप को अपने हाथों में लिया और अवनी के बदन पर उसे मलना शुरू किया। सफेद झाग अवनी के सांवले बदन पर एक जादुई कंट्रास्ट पैदा कर रहा था। खत्म होने के लिए तो आम कहानियां होती हैं अवनी, हमारी कहानी तो हर पल एक नया मोड़ लेती है। देवराज ने अवनी के गर्दन के पास अपने होंठ ले जाते हुए फुसफुसाया। उसने अवनी को अपनी ओर घुमाया और उसके भीगे चेहरे को ऊपर उठाया। पानी की धार अब उन दोनों के बीच से बह रही थी। देवराज का स्पर्श आज बहुत ही उग्र और बेबाक था। उसने अवनी को उसी भीगी हुई दीवार के सहारे ऊपर उठाया। अवनी ने अपनी जांघों को देवराज की कमर के चारों ओर कस लिया, जैसे वो डूबने से बचने की कोशिश कर रही हो। उनका मिलन उस गिरते हुए झरने के नीचे शुरू हुआ। पानी के गिरने की आवाज और उनके जिस्मों के टकराने का शोर एक हो गया था। कांच की दीवारें अब भाप से पूरी तरह ढक चुकी थीं, जिससे वे बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट गए थे। अवनी की सिसकियां पानी के शोर को चीरती हुई देवराज के कानों तक पहुंच रही थीं। हर प्रहार के साथ अवनी को लग रहा था जैसे वो पानी के साथ बह रही है। उसकी उंगलियां देवराज की भीगी पीठ पर अपने निशान छोड़ रही थीं। जब वे उस परम सुख की सीमा पर पहुंचे तो शावर का दबाव और भी बढ़ गया, जैसे प्रकृति भी उनके इस जुनून में शामिल होना चाहती हो। वे दोनों वहीं पानी के नीचे घुटनों के बल बैठ गए, एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए। गर्म पानी अब उनके शांत होते शरीरों पर गिर रहा था, लेकिन उनके भीतर की आग अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। शावर की उस मूसलाधार नमी के बाद देवराज की आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे अवनी ने पहले कभी नहीं देखा था। वो उसे पेंट हाउस की सबसे गुप्त और ऊंची जगह पर ले गया, द ग्लास ब्रिज। ये दो मीनारों के बीच बना एक पारदर्शी गलियारा था, जिसके नीचे हजारों फीट का शून्य था और ऊपर केवल खुला आसमान। वहां की फर्श कांच की थी, दीवारें कांच की थीं और छत भी कांच की। अवनी ने इस वक्त केवल एक काले रंग की बेहद बारीक जालीदार लांजरी पहनी थी, जिसके ऊपर उसने देवराज का एक रेशमी कोट डाला हुआ था। देवराज, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम हवा में लटके हुए हैं, अवनी ने नीचे की रोशनियों को देखकर सहमते हुए कहा। देवराज ने उसे धीरे से उस कांच की दीवार के पास खड़ा किया
और कोट को उसके कंधों से सरका दिया। आज कोई छिपने की जगह नहीं है अवनी। आज तुम इस पूरे शहर की रानी हो और मैं तुम्हारा एकमात्र गवाह। आज तुम्हारा जुनून इस कांच की तरह पारदर्शी होगा। उसने पास रखी एक विंटेज रेड वाइन की बोतल खोली और अवनी के होठों से उसकी एक घूंट पिलाई। फिर उसने अवनी को कांच के उस ठंडे फर्श पर लेटने का इशारा किया। जैसे ही अवनी उस पर लेटी, नीचे की चमकती हुई शहर की रोशनियां उसके बदन के आर पार झलकने लगीं। देवराज ने वाइन की कुछ बूंदें अवनी की गर्दन से लेकर उसके वक्ष के उभारों तक गिरा दीं। लाल शराब उस गोरी त्वचा पर किसी कीमती गहने की तरह चमक रही थी। देवराज ने झुककर अपनी जुबान से उस नशे को समेटना शुरू किया। अवनी की सिसकियां उस कांच के गलियारे में गूंजने लगीं। देवराज, यह है ऊंचाई, यह है एहसास। मैं खुद को खो रही हूं, अवनी ने कांच पर अपनी हथेलियां मारते हुए कहा। देवराज ने अवनी के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर ले जाकर मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक ऐसा अधिकार था जो अवनी को पूरी तरह समर्पित होने पर मजबूर कर रहा था। उनका मिलन उस कांच के पुल पर शहर की लाखों रोशनियों के ऊपर शुरू हुआ। हर हरकत के साथ अवनी को लग रहा था जैसे वो उस कांच को तोड़कर सीधे तारों में विलीन हो रही है। हवा का दबाव बाहर था, लेकिन पुल के भीतर देवराज का जुनून अवनी के रोम रोम को जला रहा था। अवनी ने अपनी पीठ को धनुष की तरह ऊपर उठाया और देवराज के साथ उस लय में खो गई जहां न कोई सीमा थी न कोई अंत। जब वे उस चरम विस्फोट पर पहुंचे तो अवनी को लगा जैसे वो शहर की सबसे ऊंची इमारत से एक सुखद छलांग लगा रही हो। वे दोनों पसीने से लथपथ उस कांच पर एक दूसरे में सिमट गए। नीचे पूरा शहर सो रहा था, लेकिन उस कांच के पुल पर एक नई दास्तां लिखी जा चुकी थी। कांच के उस पुल पर शहर की रोशनियों के बीच हुए मिलन के बाद देवराज अवनी को उस जगह ले गया जहां उसकी कल्पनाओं का सबसे वाइल्ड और रॉ रूप छिपा था, द फॉरेस्ट कैबिन विला। ये पेंट हाउस से नीचे की ओर बना एक कृत्रिम जंगल जैसा हिस्सा था जहां चारों तरफ घने पेड़, असली मिट्टी की खुशबू और बीच में एक आउटडोर हॉट टब था। रात का आखिरी पहर था। आसमान में तारों की चमक अब धुंधली पड़ रही थी। अवनी ने इस वक्त केवल देवराज की एक सफेद लिनेन शर्ट पहनी थी जिसके बटन ऊपर से आधे खुले थे। देवराज, यहाँ की हवा में एक अजीब सी आदिम महक है, अवनी ने मिट्टी पर नंगे पैर चलते हुए कहा। देवराज ने उसे पीछे से पकड़ा और उसकी शर्ट के कॉलर को नीचे सरकाते हुए उसके कंधे पर अपने गर्म होंठ रख दिए। यह महक हमारे असली स्वभाव की है अवनी, जहाँ कोई बनावट नहीं है। आज मैं तुम्हें विलासिता से दूर इस मिट्टी और प्रकृति के बीच महसूस करना चाहता हूँ। उसने अवनी को हॉट टब के किनारे खड़ा किया जहाँ पानी से गर्म भाप उठ रही थी। देवराज ने शर्ट के बाकी बटन भी खोल दिए और शर्ट को धीरे से अवनी के बदन से जुदा कर दिया। उसने पास रखे एक जैस्मीन ऑयल की बोतल उठाई और उसे अवनी के भीगे कंधों पर उड़ेल दिया। तेल की चिकनाई अवनी के बदन पर फिसलती हुई उसकी कमर तक जा रही थी। देवराज ने उसे अपनी बाहों में उठाया और उस गर्म पानी के भीतर ले गया। पानी का तापमान और उनके जिस्मों की गर्मी मिलकर एक नशा पैदा कर रही थी। देवराज ने अवनी को टब के किनारे की पत्थर की दीवार से सटा दिया। आज तुम भाग नहीं सकती अवनी, आज ये पूरा जंगल तुम्हारी आवाज सुनेगा, देवराज ने उसकी गर्दन को अपने दांतों से हल्के से सहलाते हुए कहा। उनका मिलन उस गर्म पानी के भीतर पेड़ों की सरसराहट और रात के पक्षियों की आवाजों के बीच शुरू हुआ। देवराज का हर प्रहार आज बहुत ही गहरा और अधिकारपूर्ण था, जैसे वो अवनी के अस्तित्व के हर हिस्से पर अपनी मुहर लगा रहा हो। अवनी की हथेलियां टब के गीले पत्थर पर अपनी जगह तलाश रही थीं और उसकी सिसकियां उस घने अंधेरे को चीर रही थीं। पानी की लहरें टब से बाहर गिरकर मिट्टी को भिगो रही थीं। अवनी को महसूस हो रहा था जैसे वो कोई आधुनिक औरत नहीं, बल्कि इस जंगल की कोई अप्सरा है जो अपने शिकारी के सामने पूरी तरह हार चुकी है। जब वे उस अंतिम जुनून के शिखर पर पहुंचे तो अवनी ने देवराज के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसे एक गहरा चुंबन दिया, जैसे वो उस पल को हमेशा के लिए कैद करना चाहती हो। सूरज की पहली किरण ने जब पेड़ों के पत्तों से झांका तो वे दोनों उसी पानी में एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे, पसीने और पानी के संगम के बीच पूरी तरह शांत। क्या आप चाहेंगे कि अब हम सूरज की पहली किरण के साथ एक नए साहसिक सफर की शुरुआत करें, शायद समुद्र के बीचों बीच एक प्राइवेट क्रूज पर? जंगल के उस आदिम और कच्ची खुशबू वाले अनुभव के बाद देवराज की आंखों में एक नई चुनौती थी। वो अवनी को उस जगह ले गया जहां विलासिता और जोखिम का सबसे खतरनाक संतुलन था, द सनकेन सफायर स्वीट। ये पेंट हाउस के नीचे बना एक ऐसा कमरा था जिसकी दीवारें कंक्रीट की नहीं बल्कि एक विशाल एक्वेरियम की थीं। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए अवनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ नीला पानी था जिसमें शार्क और रंगीन मछलियां तैर रही थीं। कमरे में रोशनी बहुत कम थी, केवल पानी से छनकर आती हुई नीली चमक अवनी के बदन को सहला रही थी। अवनी ने इस वक्त केवल मोतियों की एक महीन माला पहनी थी जो उसकी कमर के चारों ओर लिपटी थी और उसके ऊपर एक पारदर्शी लेस का केप था। देवराज, यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे हम समुद्र की गहराइयों में दफन हैं, अवनी ने उस कांच की दीवार पर हाथ रखते हुए कहा,
जिसके दूसरी तरफ एक विशाल शार्क गुजर रही थी। देवराज उसके करीब आया और उसके गले से उस पारदर्शी केप को धीरे से उतार दिया। गहराई अभी हमने देखी कहाँ है अवनी। आज हम उस गहराई तक उतरेंगे जहां दबाव इतना ज्यादा होगा कि सिर्फ हमारी धड़कनें ही हमें जिंदा रखेंगी। उसने अवनी को उस विशाल कांच की दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। अवनी की नग्न पीठ ठंडे कांच से टकराई, जबकि सामने से देवराज के शरीर की तपिश उसे झुलसा रही थी। देवराज ने पास रखे एक चांदी के कटोरे से ताजी स्ट्रॉबेरीज उठाई और उन्हें अवनी के होठों पर रगड़ना शुरू किया। लाल रस अवनी के होठों से फिसलकर उसके वक्ष की घाटी तक बहने लगा। तुम्हारी ये सिसकियां इन मछलियों की खामोशी को तोड़ रही हैं, देवराज ने अवनी के पेट पर अपने दांतों से हल्का सा निशान छोड़ते हुए कहा। उसने अवनी को अपनी बाहों में उठाया और उसे कमरे के बीचों बीच स्थित वेलवेट सर्कुलर बेड पर ले गया। बिस्तर के चारों तरफ पानी की नीली रोशनी नाच रही थी। देवराज ने अवनी के हाथों को बिस्तर के सिरहाने लगे रेशमी रिबन से ढीला बांध दिया। उनका मिलन उस जलीय सन्नाटे के बीच शुरू हुआ। देवराज का हर स्ट्रोक आज बहुत ही लयबद्ध लेकिन उग्र था, जैसे समुद्र की कोई लहर तट से बार बार टकरा रही हो। कांच के पार तैरती शार्क और मछलियां जैसे उनके इस निजी नृत्य की मूक गवाह थीं। अवनी की आवाज उस कमरे की गूंज में मिलकर एक मादक शोर पैदा कर रही थी। जैसे जैसे पानी के भीतर की हलचल बढ़ी, अवनी को लगा जैसे वो सांस लेना भूल रही है। हर धक्के के साथ वो उस नीले समंदर में और गहरा डूबती जा रही थी। जब वे उस चरम विस्फोट के बिंदु पर पहुंचे तो अवनी का पूरा शरीर बिजली की तरह कौंधा और उसने देवराज का नाम पुकारते हुए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। काफी देर तक वे दोनों उसी नीली रोशनी में एक दूसरे में उलझे रहे। बाहर समुद्र की मछलियां तैरती रहीं, लेकिन उस कमरे के भीतर एक तूफान अभी अभी शांत हुआ था।